नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 12, जिसका नाम है मेघ आए। इस वीडियो में हम इस पाठ के सरलार्थ, शब्दार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 सुमित्रा नंदन पंत पाठ का सरलार्थ, शब्दार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेघ आए। तो सबसे पहले हम उसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जानेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथन में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। ये मेघ आए कविता है। ये प्रश्न अभ्यास है। इसमें कुल 16 प्रश्न उत्तर हैं। यहाँ पर ये शब्दार्थ हैं। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। इसका अर्थ है वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगी। शहरी मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी से फैल गई। बाकी चितवन, बागपन लिए दृष्टि। जुहार लगाना का अर्थ है आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। क्षितिज अटारी, गहराई। अटारी पर पहुँचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गई। दामिनी दमकी यानी बिजली चमकी। क्षमा करो गाठ, बादल नहीं बरसेगा का भ्रम टूट गया। खुल गई अब भरम की। इसका है बादल नहीं बरसे का भ्रम टूट गया। प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा, यह भ्रम टूट गया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। मेघ झरझर बरसने लगे। प्रिया प्रियतम के मिलने से खुशी के आंसू छलक उठे। मेघ आए पाठ का सारांश। कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन को मानवीय भावनाओं से जोड़कर एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। वर्षा को ऐसे दिखाया गया है जैसे कोई बहुत प्रिय अतिथि लंबे समय बाद गांव में आया है। वह बादल सज धज कर आते हैं तो ठंडी हवा नाचती गाती चलती हैं, जैसे किसी खास मेहमान की खबर पूरे गांव में फैल रही हो। लोग खुशी से अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे खोलकर इस सुंदर नज़ारे का आनंद लेते हैं, जैसे किसी प्रियजन के स्वागत में उत्साहित हों। जब आंधी चलती है तो धूल इस तरह उड़ती है मानो गांव की महिलाएं घाघरा उठाकर दौड़ रही हों। पेड़ भी झुककर बादलों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई उत्सुक व्यक्ति दूर से आने वाले अतिथि को देखने के लिए गर्दन उचकाए। नदी रूपी महिलाएं भी ठिठक कर बादलों को तिरछी नजरों से देख रही हैं, जैसे उनके संकोच में अपना घूंघट हल्का सा सरका लिया हो। पूरा वातावरण उल्लास और उमंग से भर जाता है, जैसे सभी प्रकृति के तत्व बादलों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हों। बूढ़ा पीपल झुककर बादलों का स्वागत करता है, जैसे घर के बुजुर्ग दामाद का स्वागत करते हैं। वही बेल मानो नखरे से कह रही हो कि इतने दिनों बाद ही तुम्हें हमारी याद आई।
तालाब भी खुशी से भरकर बादलों के लिए पानी से भरी परात लेकर खड़ा है, जैसे कोई मेहमान के पांव धोने के लिए जल लाता हो। सबसे सुंदर दृश्य तब बनता है जब बिजली चमकती है और प्रेमिका को विश्वास हो जाता है कि उसका प्रियतम सच में आ गया है। पहले उसे संदेह था, लेकिन प्रियतम को सामने देखकर उसकी आंखों में प्रेम के आंसू छलक पड़ते हैं। मिलन की इस खुशी में मानो प्रकृति भी बहक उठती है और बारिश की बूंदें झरझर पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। इस प्रकार कवि ने वर्षा ऋतु को एक सुखद पुनर्मिलन के रूप में दर्शाया है, जिसमें प्रेम, उलाहना, उत्साह और आनंद के भाव स्पष्ट रूप से झलकते हैं। इस प्रकार कविता में वर्षा के आगमन का एक उत्सव रूप में चित्रण किया गया है। मेघ आई व्याख्या। नंबर 1, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। शब्दार्थ: मेघ माने बादल, बनठन के संवर के यानी सजे धजे सुंदर रूप में, ब्यार माने ठंडी हवा, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगी। पाहुन माने अतिथि। इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन पर गांव में उत्पन्न होने वाले आनंद और उत्साह का सजीव चित्रण किया है। कवि ने बादलों को एक विशेष अतिथि के रूप में प्रस्तुत किया है, जो बड़े बन ठन कर गाँव में आए हैं, जैसे कोई दामाद अपने ससुराल सज धज कर आता है। उनके स्वागत में ठंडी हवा नाचती गाती चल रही है, मानो उनके आगमन का संदेश पूरे गांव में फैला रही हो। बादलों के आगमन से गांव में उमंग की लहर दौड़ जाती है। लोग उत्सुकता से अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजे खोलकर इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने लगते हैं, जैसे किसी सम्मानित मेहमान के स्वागत में पूरा गांव उमंग से भर उठता है। नंबर 2, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बागी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। शब्दार्थ: पेड़ झुक झांकने लगे, पेड़ हवा में झुककर बादलों को देखने लगे। गर्दन उचकाए, उत्सुकता पूर्वक सिर उठाना। धूल भागी घाघरा उठाए, तेज धूल हवा में उड़ने लगी, जैसे स्त्रियां घाघरा संभालकर दौड़ रही हों। बाकी चितवन, बागपन लिए दृष्टि। नदी ठिठकी, नदी का जल थम सा गया। घूंघट सरके, संकोचवश घूंघट थोड़ा हट गया। व्याख्या: कवि वर्षा ऋतु के आगमन को एक सुंदर दृश्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बादलों के छाने और आंधी चलने पर धूल इस तरह उड़ने लगती है जैसे गांव की महिलाएं घाघरा उठाकर दौड़ रही हों। हवा के प्रभाव से पेड़ झुककर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उठा उठाकर उत्सुकता से मेहमान को देखने का प्रयास कर रहे हों। वहीं नदी रूपी औरतें ठिठक कर संकोच भरी नजरों से बादलों को निहार रही हैं, जैसे कि उन लोगों ने अपना घूंघट हल्का सा सरका लिया हो। इस प्रकार पूरे प्राकृतिक वातावरण में उल्लास और उत्सुकता का भाव उमड़ आया है, जो बादलों के आगमन को एक स्वागत करने योग्य अवसर के रूप में दर्शाता है। नंबर 3, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। शब्दार्थ: बूढ़े पीपल, पुराना पीपल का पेड़, जुहार करना, आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। बरस बाद सुधि लीनी यानी कई वर्षों बाद याद किया। अकुलाई लता यानी व्याकुल लता। ओठ हो किवार की, दरवाजे की आड़ में छिपकर। हर्षाया ताल, प्रसन्न हुआ तालाब। पानी परात भर के, पानी से भरी परात लाया। व्याख्या: कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन को मानवीय भावनाओं से जोड़कर उसका सुंदर चित्रण किया है। जिस प्रकार कोई दामाद लंबे समय बाद ससुराल लौटता है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग झुककर उसका आदरपूर्वक स्वागत करते हैं, वैसे ही बूढ़ा पीपल भी झुककर बादलों का अभिवादन करता है। वही लता रूपी नवविवाहिता मानो दरवाजे की ओर से नखरे से कह रही हो, इतने दिनों बाद ही तुम्हें हमारी याद आई। इसी खुशी में तालाब भी उमंग से भरकर अतिथि का स्वागत करने के लिए पानी से परात भर लाया है, जैसे कोई मेहमान के पांव धोने के लिए जल लाता हो। इस प्रकार कवि ने प्रकृति के माध्यम से बादलों के स्वागत को एक पारिवारिक मिलन की तरह दर्शाया है, जिसमें प्रेम, उलाहना और उत्साह का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। नंबर 4, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो
गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। शब्दार्थ। क्षितिज माने अटारी, अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए। दामिनी दमकी बिजली चमकी, क्षमा करो गाँव खुल गई अब भरम की, बादल नहीं बरसेगा का भ्रम टूट गया, प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा यह भ्रम टूट गया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ झरझर बरसने लगे, प्रिया प्रियतम के मिलन से खुशी के आंसू छलक उठे। व्याख्या। कवि ने यहाँ बादलों के आगमन को प्रियतम के आगमन से जोड़ा है। अब तक प्रेमिका को उनके आने की सूचना मात्र एक भ्रम लग रही थी, लेकिन जब बादल क्षितिज रूपी अटारी तक पहुंच जाते हैं और बिजली चमक उठती है तो मानो उसके हृदय में भी प्रेम की चिंगारी जाग उठती है। प्रियतम को सामने देखकर उसका सारा संदेह दूर हो जाता है और वह मन ही मन अपने संकोच व अविश्वास की क्षमा मांगने लगती है। फिर मिलन की इस अपार खुशी में जैसे बांध टूट गया है और प्रेम के अश्रु झरझर बहने लगते हैं, ठीक वैसे ही वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर बरसने लगती हैं, जो मिलन की मधुरता को और भी गहरा बना देती हैं। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। इसका उत्तर है, बादलों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाएं हुई हैं। ब्यार नाचती गाती चलने लगी, पेड़ झुकने लगे मानो वे गर्दन उचाक कर बादलों को निहार रहे हों, आंधी चलने लगी, धूल उठने लगी, नदी मानो बाकी नजर उठाकर ठिठक गई, पीपल का पेड़ झुकने लगा, लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गईं, तालाब जल से भर गए, क्षितिज पर बिजली चमकने लगी, धारा सार जल बरसने लगा, जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए। प्रश्न 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? 1 धूल, 2 पेड़, 3 नदी, 4 लता, 5 ताल। इसका सही उत्तर नीचे दिए गए शब्द और उनके प्रतीक इस प्रकार हैं। धूल मेघ रूपी मेहमान के आगमन से उत्साहित अल्हड़ बालिका का प्रतीक है। पेड़ गांव के आम व्यक्ति का प्रतीक है जो मेहमान को देखने के लिए उत्सुक है। 3 नदी गांव की नवविवाहिता का प्रतीक है जो घूंघट की ओर से तिरछी नज़र से मेघ को देखती है। 4 लता नवविवाहिता माननीय नायिका का प्रतीक है जो अपने मायके में रहकर मेघ का इंतजार कर रही है। 5 ताल घर के नवयुवक का प्रतीक है जो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाता है। प्रश्न 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? उत्तर है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिप कर देखा। क्यों? वह माननीय है, वह अपने प्रियतम के कई दिनों के बाद आने पर उससे रूठी हुई है और उन्हें देखे बिना भी नहीं रह पाती है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। 1 क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। नंबर 2 बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। उत्तर पहले का है। भाव यह है कि 1 साल बीतने को हो रहे हैं पर नवविवाहिता लता का पति मेघ उससे मिलने नहीं आया था। इससे लता के मन में जो भ्रम बन गया था वह मेघ के आने से टूट गया और वह क्षमा मांगने लगी। नंबर 2 मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी रूपी नवविवाहिता ठिठक गई और उसने घूंघट उठाकर मेहमान को देख लिया। प्रश्न 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर मेघ के आने से ब्यार चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल चलने लगी, नदी बांकी होकर बहने लगी, बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगीं, तालाब जल से भर उठे, आकाश में मेघ छा गए, अंत में धारासार वर्षा हुई। मेहमान के आने पर गांव की कन्याएं और युवतियां प्रसन्न हो उठीं। लोग अपने खिड़की दरवाजे खोल खोल कर उन्हें निहारने लगे। आते जाते लोग उन्हें गर्दन उठाकर देखने लगे। नव युवतियों ने घूंघट सरकाकर उन्हें निहारा। बूढ़ी स्त्रियां विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करने लगीं, अतिथि की प्रिया मान करने लगीं। फिर अचानक वह क्षमा मांगने लगीं। दोनों की आंखों से प्रेम अश्रु बह चले। प्रश्न 6, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर है, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वर्षा के बादल काले भूले रंग के होते हैं। नीले आकाश में उनका रंग मनोहारी लगता है। इसके अलावा गांवों में बादलों का बहुत महत्व है तथा उनका इंतजार किया जाता है। प्रश्न 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर मानवीकरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के,
आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। पेड़ झुक झाँकने लगे, गर्दन उचकाए, धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुदिलेनी बोली अकुलाई, लता ओट हो किवार की। हर्षायो ताल लाया, पानी परात भर के। रूपक है क्षितिज, अटारी और गहराई। प्रश्न 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, कविता में अनेक रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है। जैसे मेहमान के आने की सूचना पाकर सारा गांव उल्लासित हो जाता है। उल्लासित और उत्साहित एवं जिज्ञासु होकर मेहमान को देखना। घर के बुजुर्ग द्वारा मेहमान का आदर सत्कार करना। मेहमान के पैर धोने के लिए थाल में पानी भरना। नवविवाहिता स्त्री द्वारा घूंघट की ओर से मेहमान को देखना। मायके वालों की उपस्थिति में नवविवाहिता नायिका द्वारा अपने पति से बात न करना। प्रश्नों, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। उत्तर है, मेघ रूपी शहरी पाहुन के आते ही पूरा गांव उल्लास से भर उठा। शीतल ब्यार नाचती गाती हुई पाहुन के आगे आगे चलने लगी। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल लिए ताकि वे पाहुन के दर्शन कर सकें। पेड़ उचक उचक कर पाहुन को देखने लगे। आंधी अपना घाघरा उठाई दौड़ चली। नदी बंकिम नयनों से मेघ की सज धज को देखकर हैरान हो गई। गांव के पुराने पीपल ने भी मानो झुककर नमस्ते की। आंगन की लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट में सिकुड़ गई और बोली, तुमने तो बरसों बाद हमारी सुधी ली। गांव का तालाब पाहुन के स्वागत में पानी की परात भर लाया। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लद गई। बिजली भी चमकने लगी। इस प्रकार पूरा गांव उल्लास से तरंगित हो उठा। प्रश्न 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहन जो आए हो गांव के में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। उत्तर, भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज संवर कर आने का सुंदर चित्रण है। शिल्प सौंदर्य है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर में उत्प्रेक्षा अलंकार बड़े बंठन के में अनुप्रास तथा मेघ आए बड़े बंठन के संवर के में मानवीकरण अलंकार है। भाषा साहित्य की खड़ी बोली है। रचना तुकांत युक्त है। दृश्य बिंब साकार हो गया है। माधुर्य गुण है। अब है रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 11, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, वर्षा के आने पर आकाश बादलों से घिर जाता है। धूप अपना बस्ता समेट कर जाने कहाँ छिप जाती है। चारों ओर छायादार रोशनी दिखने लगती है। घरों में हलचल बढ़ जाती है। स्त्रियां आंगन में रखा अपना सामान समेटने लगती हैं। सड़कों पर आना जाना कम हो जाता है। काले और रंग बिरंगे छाते दिखने लगते हैं। पशु पक्षी किसी की ओट में खोज में भटकने लगते हैं। मानो मार्ग पर जल भर जाता है। बच्चे बड़े उल्लास से वर्षा का आनंद लेते हैं। इस प्रकार वर्षा काल मनमोहक हो उठता है। प्रश्न 12, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। इसका उत्तर है, पीपल का पेड़ आकार में विशाल, हरा भरा, छायादार होने के साथ ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ और हर मांगलिक कार्यों में इसका पूजन किया जाता है। इसलिए कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग कहा है। प्रश्न 13, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या क्या कारण नजर आते हैं। पहले गांव अपने अपने दायरों में सीमित होते थे। ग्रामवासियों को बाहरी संपर्क बहुत कम होता था। अब यदा कदा आने वाले अतिथि का स्वागत भी बड़े मान सम्मान और उल्लास से होता था। गांववासियों के पास आवाभगत के लिए समय और भाव भी होता था। आज परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। मनुष्य के बाहरी संपर्क और कार्य बढ़ रहे हैं। हर मनुष्य अधिक से अधिक व्यस्त होता जा रहा है। उसका समय व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने में ही लगने लगा है। यही कारण है कि आज अतिथि सत्कार की परंपरा का निरंतर ह्रास हो रहा है। प्रश्न 14, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। उत्तर, कविता में आए मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग। बंठन कराना, व्याह मंडप में सारे लोग बंठन कर आए थे। गर्दन उचकाना, जादूगर का खेल देखने के लिए बच्चों को बार बार गर्दन उचकानी पड़ रही थी। सुधी लेना, उधार ले जाने के बाद कुछ लोग देने की सुधी नहीं लेते हैं। गांठ खुलना, गांठ खुलते ही दोनों के दिल का मैल धुल गया। बांध टूटना, मिठाइयाँ देखकर बच्चे के धैर्य का बांध टूट गया। प्रश्न 15, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। इसका उत्तर है, बंठन, पाहुन, घाघरा, घूंघट, जुहार,
ओट, किवार, परात, अटारी और भरम। प्रश्न 16 कविता में आए मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मेघ आए कविता की भाषा सरल, सहज और आडंबरहीन है। कविता में आम बोलचाल के शब्दों के अलावा आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग है। इसमें कवि ने अपने बात को अत्यंत सीधे साधे शब्दों में कहा है। भाषा में मुहावरों का प्रयोग करने और प्रकृति का मानवीकरण करने से भाषा की सजीवता व रोचकता बढ़ गई है, जिससे यह और भी सरल, सहज और बोधमय हो गई है। पाठ्येतर सक्रियता प्रश्न 17 वसंत ऋतु के आगमन का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वसंत ऋतु के आगमन का शब्द चित्र। पेड़ों पर कोमल हरी पत्तियां मुस्काने लगी हैं, आम के बोरों से हवा महक उठी है, खेतों में सरसों पीले रंग की चादर ओढ़े इठला रही है, टेशु और पलाश के फूलों ने वृक्षों को रंग बिरंगा कर दिया है, कोयल की मधुर कूक सुनकर मन झूम उठता है, ठंडी ठंडी हवा तन को छूकर जाती है तो मन को सुकून मिलता है, बच्चे बागों में खेलते हैं, तितलियां फूलों पर मंडराती हैं और मधुमक्खियां रस बटोरने में लगी हैं। चारों ओर जैसे प्रकृति ने नया श्रृंगार कर लिया हो, न अधिक ठंड न अधिक गर्मी। यह ऋतु उल्लास, प्रेम और रंगों की होती है। होली जैसे रंग बिरंगे त्यौहार इसी मौसम में आते हैं। वसंत का आगमन एक नए जीवन, नई ऊर्जा और उमंग की शुरुआत जैसा लगता है। प्रश्न 18 प्रस्तुत अपठित कविता के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम पांचों के उत्तर देंगे। पहले का है हल का अभिनंदन में किसान और उसके हल के अभिनंदन की बात हो रही है, क्योंकि वर्षा ऋतु आने और बादलों के बरसने पर कृषि का काम शुरू हो जाता है। यह काम हल द्वारा ही किया जाता है। नंबर 2 मेघों के आने पर आकाश में गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी, मेंढक बोलने, धरती धुली धुली सी नजर लगाने लगी और कीचड़ नजर आने लगा। नंबर 3 वर्षा होने से धरती पर कीचड़ हो गया, पर यह कीचड़ त्याज्य नहीं बल्कि ग्राह्य है। इसमें जीवन की आशा छिपी है। यह माथे पर लगाने योग्य होने के कारण हरिचंदन के लेप सा प्रतीत होता है। नंबर 4 पहली पंक्ति में पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। नंबर 5 मेघ आए में दृश्य बिंब होने से आँख नामक इंद्रिय बोध की ओर तथा मेघ बजे में श्रव्य बिंब होने के कारण कान नामक इंद्रिय बोध की ओर संकेत है। प्रश्न 19 अपने शिक्षक और पुस्तकालय की सहायता से केदार सिंह की बादलों, सुमित्रानंद की बादल और निराला की बादल राग कविताओं को खोजकर पढ़िए। नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग। बादल राग कविता में निराला जी ने बादल को क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक बनाया है। कविता में बादल की गर्जना और वर्षा को समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय के खिलाफ उठती आवाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि ने बादल की शक्ति और उसके प्रभाव को दर्शाते हुए शोषित वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया है। मुख्य भाव बादल के माध्यम से क्रांति का आह्वान, शोषित वर्ग की पीड़ा और उसकी मुक्ति की आशा, प्रकृति और समाज के बीच संबंध। नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत की बादल। पंत जी की कविता बादल में बादल को सौंदर्य, कोमलता और प्रकृति की मधुरता का प्रतीक बनाया गया है। कविता में बादल के विभिन्न रूपों और उनके प्रभावों का चित्रण किया गया है, जो पाठक को एक सुखद अनुभूति प्रदान करता है। मुख्य भाव प्रकृति की सुंदरता और उसकी विविधता, बादल के विभिन्न रूपों का चित्रण, मानव मन की भावनाओं का प्रकृति से संबंध। नंबर 3 केदार सिंह की बादल ओ। केदार सिंह की कविता बादलों में बादलों को एक जीवंत और संवेदनशील तत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कविता में बादल के माध्यम से मानवीय भावनाओं, स्मृतियों और अनुभवों को व्यक्त किया गया है। यह कविता आधुनिक जीवन की जटिलता और उसमें प्रकृति की भूमिका को दर्शाती है। मुख्य भाव बादलों के माध्यम से मानवीय अनुभवों की अभिव्यक्ति, प्रकृति और मनुष्य के बीच संवाद, आधुनिक जीवन की। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है नदी किसका प्रतीक है? ए प्रेयसी का, बी गाँव की युवती का, सी बादल का, डी वर्षा का। इसका सही उत्तर है बी गाँव की युवती का। प्रश्न 2 पेड़ किसके कारण झुक गए हैं? ए फलों के कारण, बी हवा के कारण, सी लंबे होने के कारण, डी बादल के कारण। इसका सही उत्तर है बी हवा के कारण। नंबर 3 मेघ आए कविता किस पर आधारित है? ए ब्यारो हवा पर, बी पयोधर पर, सी नदी के सौंदर्य पर, डी दामाद पर। इसका सही उत्तर है बी पयोधर पर। प्रश्न 4 मेघों के आगे आने कौन नाचती हुई चल रही है? ए नर्तकी, बी बिजली, सी नदी, डी हवा। इसका सही उत्तर है डी हवा। नंबर 5 वर्षा ऋतु के आने से आकाश में कौन सुशोभित है? ए मेघ, बी तारे, सी इंद्रधनुष, डी चंद्रमा। इसका सही उत्तर है ए मेघ।
प्रश्न 6, पाहुन शब्द का अर्थ क्या है? ए मेहमान, बी दामाद, सी बादल, डी हवा। इसका सही उत्तर है ए मेहमान। प्रश्न 7, बादल रूपी मेहमान के आने पर किसने उन्हें बुजुर्ग की तरह स्वागत किया है? ए चंद्रमा, बी तारे, सी पीपल, डी बिजली। इसका सही उत्तर है सी पीपल। प्रश्न 8, बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? ए शिक्षित लोगों का, बी बड़े बुजुर्ग का, सी बीमार लोगों का, डी मेहमान का। इसका सही उत्तर है बी बड़े बुजुर्ग का। प्रश्नों, कविता में किस ऋतु का मनोरम और काल्पनिक चित्रण हुआ है? ए बसंत ऋतु का, बी ग्रीष्म ऋतु का, सी वर्षा ऋतु का, डी शिशिर ऋतु का। इसका सही उत्तर है सी वर्षा ऋतु का। प्रश्न 10, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। इस पंक्ति में बांध टूटना किस बात को दर्शाता है? ए नाराजगी के भाव को, बी कलह समाप्त होने के भाव को, सी वर्षा होने को, डी प्रेम के मधुर पल का। इसका सही उत्तर है सी वर्षा के होने को। प्रश्न 11, ताल किसका प्रतीक है? ए कटोरे का, बी घर के सदस्य का, सी पानी से भरे खेत का, डी शिशिर ऋतु का। इसका सही उत्तर है बी घर के सदस्य का। प्रश्न 12, मेघ के आते ही चारों किसकी संगीत ध्वनि होने लगी है? ए जल बरसने की, बी पक्षियों की, सी विवाह की, डी उत्सव की। इसका सही उत्तर है ए जल बरसने की। प्रश्न 13, नदी के ठिठकने का क्या कारण था? ए ससुर रूपी बादल को देखकर, बी आंधी रूपी सांस को देखकर, सी दामाद रूपी बादल को देखकर, डी घर के सदस्य को देखकर। इसका सही उत्तर है सी दामाद रूपी बादल को देखकर। प्रश्न 14, लोगों ने किस लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल लिए? ए हवा आने के लिए, बी बारिश देखने के लिए, सी प्रकाश के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी बारिश देखने के लिए। प्रश्न 15, बारिश होने से तालाब किससे भर गए हैं? ए मछलियों से, बी पानी से, सी कीचड़ से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी पानी से। प्रश्न 16, बादलों के आगे कौन नाचती गाती जा रही थी? ए बयार, बी आंधी, सी धूल, डी खुशबू। इसका सही उत्तर है ए बयार। प्रश्न 17, ताल क्यों प्रसन्न हो गया? ए बादल को देखकर, बी कीचड़ को देखकर, सी मेहमान को देखकर, डी हवा को देखकर। इसका सही उत्तर है बी कीचड़ को देखकर। प्रश्न 18, बारिश होने से पहले आकाश में बादल कैसे छाए हुए हैं? ए सहज रूप से, बी समान रूप से, सी सघन होकर, डी धूल से भरे। इसका सही उत्तर है सी सघन होकर। प्रश्न 19, बादल के स्वागत के लिए तालाब कैसे खड़ा था? ए सहज रूप में, बी कीचड़ से भरा हुआ, सी पानी से लबालब, डी धूल से भरा हुआ। इसका सही उत्तर है सी पानी से लबालब। प्रश्न 20, प्रस्तुत कविता में बादलों को किसकी उपमा दी गई है? ए बुजुर्गों की, बी सजे धजे दामाद की, सी नवयुवती की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सजे धजे दामाद की। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 13 बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ का सार, शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।